Hello student, I am Siddharth, your social science teacher from BLS International School, Hathras. Students, I welcome you all in my 17th video lecture. In this video, we will discuss the remaining part of Delhi Sultans. So, let's start it. बच्चों, पिछली वीडियो में मैंने आपको खलजी वंश के बारे में बताया था। खलजी वंश के सुल्तान और उनकी नीतियों के बारे में कि उन्होंने किस तरह अपना साम्राज्य स्थापित किया। खलजी वंश का आखिरी सुल्तान रहा खुसरो मलिक, जिसे गयासुद्दीन ने हराकर तुगलक वंश की स्थापना की। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे तुगलक वंश के बारे में। Gayasuddin Tughlaq was the first ruler of this dynasty. He strengthened the sultanate by crushing rebellions. Zona Khan, his son, succeeded him and was given the title of Muhammad bin Tughlaq. तो बच्चों, गयासुद्दीन तुगलक जो था वो तुगलक वंश का पहला शासक था जिसने करीब 1320 से 1324 तक रूल किया। उसने भी दूसरे राजाओं की तरह जैसे ही वो सत्ता में आया तो अपने विद्रोहियों को ख़त्म कर अपने साम्राज्य को स्ट्रॉन्ग बनाया। हालांकि उसका जो कार्यकाल था, जो टेन्योर था, वो बहुत कम था और उसके बाद जोना खान, जो उसका बेटा था, वह दूसरा शासक बना जिसे हम लोग कॉमनली मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जानते हैं। Muhammad bin Tughlaq was a brilliant scholar and a great patron of learning. He was a knowledgeable person and well versed in astronomy, poetry, philosophy, and mathematics. He had a high sense of justice and had an open and progressive mind, but he made certain mistakes that turned against him. मोहम्मद बिन तुगलक एक काबिल विद्वान था जिसने हमेशा शिक्षा को बढ़ावा दिया। कहा जाता है कि हम अगर उसकी नीति की बात करें तो वह अपने समय में सभी राजाओं से आगे था, यानी जो उसकी पॉलिसीज़ थी काफ़ी एडवांस थी। वह एक नॉलेजेबल पर्सन था और उसे एस्ट्रोनॉमी, पोइट्री, फिलोसफी और मैथमेटिक्स की अच्छी समझ थी। वह एक न्यायप्रिय शासक था और प्रगतिशील विचारक भी था, लेकिन उससे कुछ ऐसी गलतियां हुई जो बाद में उसके लिए काफ़ी परेशानियां लाईं। इब्न बतूता उसके बारे में लिखते हैं कि सुल्तान ने उलेमास की पावर को कंट्रोल किया था। जैसे कि दूसरे राजाओं ने उलेमास को काफ़ी सारी पावर्स दे रखी थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया था। यहाँ तक कि वह अपने दरबार में ऑफिसर्स को आम लोगों में से चुनता था उनकी काबिलियत के बेसिस पर, जिससे कि काबिल लोग साम्राज्य को चलाने में उसकी हेल्प कर सके। लेकिन ऐसा करने से जो उलेमा थे वो उसके अगेंस्ट हो गए थे। बच्चों, अब अगली स्लाइड्स में हम उसकी पॉलिसीज़ के बारे में जानेंगे। टैक्सेशन इन दोआब। The Doab region was the most fertile region. It yielded good quality crops. The Sultan raised the land tax in Doab region for increasing the revenue collection. But the time was not right. It was the time of severe famine. The farmers were not in a position to give such high revenues. As a result, a large number of peasants abandoned their land and went elsewhere, while some others revolted. तो बच्चों, सत्ता में आने के बाद उसने पहला काम किया कि उसने टैक्स जो कलेक्शन था उसे बढ़ाना चाहा। दोआब वो ज़मीन होती है जो दो नदियों के बीच में पड़ती है, इसे काफ़ी फर्टाइल लैंड कंसिडर किया जाता है। तो उसने सोचा कि अगर इसमें हम टैक्स बढ़ा दें तो क्या होगा कि उसकी सल्तनत के लिए काफ़ी सारा रेवेन्यू कलेक्ट हो जाएगा। लेकिन इसकी इस पॉलिसी को एग्जीक्यूट करने के लिए ये समय फेवरेबल नहीं था, क्योंकि उस वक्त वहाँ के किसान फेमाइन यानी सूखा से गुजर रहे थे और उनके लिए ये रेज टैक्स यानी बढ़ा हुआ जो टैक्स था उसे पे कर पाना बहुत मुश्किल था। तो ऐसा करने से क्या हुआ कि किसानों ने अपनी ज़मीन छोड़ दी और वे दूसरी जगह चले गए, और जो किसान ऐसा नहीं कर पाए वो किंग के अगेंस्ट हो गए, उसके डिसीजन के अगेंस्ट हो गए, और फाइनली किंग को ये अपना जो ऑर्डर था उसे वापस लेना पड़ा। Shifting of the capital. Sultan decided to shift his capital from Delhi to Devgiri, which he renamed Daulatabad in 1327. The decision spelled out shifting of the royalty along with the common people. This was not only impractical but also highly expensive for the royal exchequer. Without seeking any consultation from his nobles and without carefully looking into the advantages and disadvantages, he brought ruin upon Delhi. According to historian, the Sultan took his decision because of centralized location of Daulatabad and the threat of Mongol raid on Delhi. However, he soon realized his mistake and ultimately he issued order to reshift the capital to Delhi. तो स्टूडेंट, दूसरी जो गलती थी किंग की वो ये थी कि उसका ये डिसीजन लेना कि वह अपनी कैपिटल यानी जो अपनी कैपिटल को दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट करेगा। ये एक ऐसा डिसीजन था जिससे सुनकर सबके होश उड़ गए, क्योंकि इसमें सिर्फ कैपिटल को शिफ्ट नहीं करना था, वहाँ के सभी आम लोगों को यानी जो सब्जेक्ट्स होते हैं प्रजा, उन्हें भी दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट करना था।
ये एक ऐसा डिसीजन था जो कि पॉसिबल नहीं था। उसके साथ साथ अगर ऐसा होता तो ये वहाँ का खजाना खाली कर देता। सुल्तान ने ये फैसला लेने से पहले ना ही अपने नॉबल से पूछा, ना ही सोचा कि इससे उसे क्या फ़ायदा और क्या नुकसान होगा। कहा जाता है कि उसके इस डिसीजन से दिल्ली बर्बाद हो गई, क्योंकि दिल्ली ने पिछले 150-200 सालों में जो भी प्रॉस्पेरिटी हासिल की थी, जिसके लिए उसका कंपैरिजन विदेश से यानी विदेशी जो शहर थे बगदाद और कैरो, उनसे किया जाता था, वो सब खत्म हो गया। इतिहासकारों का ये भी मानना है कि सुल्तान ने ये डिसीजन इसलिए लिया क्योंकि उसे लगता था कि दिल्ली पर मंगोल आक्रमण हो सकता है। अगर वह उसकी लोकेशन वहाँ से चेंज कर देगा तो उसका जो साम्राज्य था वो मंगोल आक्रमण से बच जाएगा। दूसरा, दौलताबाद एक ऐसी लोकेशन थी, उसे हम कह सकते हैं सेंट्रलाइज्ड लोकेशन, जहाँ से वह अपने बाकी टेरिटरीज को अच्छे से मैनेज कर सकता था। लेकिन उसकी ये पॉलिसी भी फेल हुई और वापस उसे अपना ये डिसीजन लेना पड़ा। Introduction of token currency. The Sultan, on finding out that there was shortage of silver in his kingdom, decided to issue bronze and copper coins as a token currency in 1329. In value, these coins were equal to silver coins, which were called tankas. Moreover, the Sultan issued an order that they could be exchanged for silver coins at any time from royal treasury. Realizing the value of gold and silver as much greater than the new tankas, people hoarded them. टोकन करेंसी को जारी करना मोहम्मद बिन तुगलक की सबसे बड़ी भूल थी। जब सुल्तान को ये पता लगा कि उसके साम्राज्य में सिल्वर की कमी है यानी चांदी की, तो उसने ब्रोंज और कॉपर के कॉइन्स को इशू कर दिया। इन कॉइन्स की वैल्यू सिल्वर कॉइन के समान थी। इन कॉइन्स का इस्तेमाल लोग बेसिक कमोडिटीज़ को खरीदने के लिए कर सकते थे। इसके साथ साथ सुल्तान ने ये भी ऑर्डर किया कि वहाँ की प्रजा या आम लोग इन सिक्कों को कभी भी शाही कोष यानी रॉयल ट्रेजरी से बदल सकते हैं। जब लोगों को ये जानकारी हुई कि सिल्वर और गोल्ड की वैल्यू ब्रोंज और कॉपर से ज़्यादा है, जबकि इन सिक्कों का वेट सेम था, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोने चांदी के सिक्के करना शुरू कर दिया और उसके बदले शाही खजाने में कॉपर और ब्रॉन्ज के कॉइन्स जमा करा दिए। They also realized that the design of coin is very simple and it was easy for an ordinary craft person to copy it. People became dishonest and illegal minting of coins started. Now, the fake currency was in abundance. Money lost its value. After 3 years, the Sultan realized the blunder he committed. दूसरा काम लोगों ने क्या किया कि जब उन्हें ये पता चला कि इस सिक्के को ढालना यानी कि इसे मिंट करना बहुत इजी है क्योंकि इसका डिज़ाइन बहुत सिंपल था, तो उन्होंने इसकी इलीगल मिंटिंग शुरू कर दी, यानी कि लोगों ने खुद से सिक्के ढालना शुरू कर दिया। अब इस तरह के फेक कॉइन मार्केट में बहुत आ चुके थे और बड़ा मुश्किल था ये पता लगाना कि कौन सा कॉइन असली है और कौन सा नकली। इससे क्या हुआ कि उसके दूसरे देशों के साथ जो व्यापार था वो खत्म हो गया, क्योंकि जब ये नकली कॉइन वहाँ पहुँचे तो वहाँ के मर्चेंट्स ने उसे लेने से मना कर दिया। करीब 3 साल बाद सुल्तान को ये रियलाइज़ हुआ कि टोकन करेंसी जारी करना उसकी सबसे बड़ी गलती थी। तब जाके उसने अपना ये ऑर्डर वापस लिया, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी और उसका खजाना काफ़ी खाली हो चुका था। Students, in this slide we will talk about Firoz Shah Tughlaq. He ruled between 1351 to 1388. Firoz Shah Tughlaq came to power, but unfortunately his reign was the beginning of the end. The royal treasury was bankrupt, the ulemas and nobility had turned hostile, and revolts became the order of the day. The new sultan learnt many lessons from his cousin Muhammad bin Tughlaq, such as the importance of the nobles and the ulemas. He pleased the nobles by giving them bigger iqtas, which were made hereditary. बच्चों, मोहम्मद बिन तुगलक के बाद जो दूसरा सुल्तान गद्दी पे बैठा वो था फिरोज शाह तुगलक। लेकिन उसका जो कार्यकाल यानी उसका जो शासन था, कहा जाता है कि वह तुगलक वंश का अंत था। जब वह पावर में आया तो खजाना खाली था और उलेमास और नोबिलिटी उसके अगेंस्ट थे, यानी उनका व्यवहार उससे अनफ्रेंडली था, वे उसे पसंद नहीं करते थे। लेकिन सुल्तान ने अपने चाचा मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल से काफ़ी कुछ सीखा था, इसलिए उसने नॉबल्स और उलेमास को बनाना शुरू किया। इन लोगों को बनाने के लिए उसने उन्हें जागीर देनी शुरू की, जिसे कहते थे इक्ता। इक्ता के अंदर लोगों को ज़मीन दी जाती थी और उस ज़मीन से मिलने वाला टैक्स उस व्यक्ति का होता था जिसके नाम वो इक्ता कर दिया जाता था। इक्ता से मीन्स एक ज़मीन का हिस्सा। इसके साथ साथ उलेमास को खुश रखने के लिए उसने इस्लामिक लॉ के अकॉर्डिंगली रूल करना शुरू कर दिया, जिससे कि उलेमा उससे खुश रहें। In this slide, we will talk about the reforms made by Firoz Shah Tughlaq. Firoz Shah Tughlaq was very successful as a reformer. His reign saw the construction of many canals, wells, tanks, rest house and hospitals. He also founded some new towns such as Firozpur. The Sultan is famous in history for laying gardens in and around Delhi. He also set up many educational institutions. He was a tolerant ruler. After the death of Firoz Shah, the empire broke up. Many rebellions rose after his death, due to which many regions became independent. His successors were completely free to control the slaves or the nobles. Firoz Shah Tughlaq
एक सफल रिफॉर्मर था, यानी कि सुधारक, जिसने कई सारे बदलाव लाए समाज के अंदर। उसने लोगों की भलाई के लिए कई सारे कैनाल्स, वेल, टैंक्स और रेस्ट हाउस और हॉस्पिटल्स का कंस्ट्रक्शन करवाया, जिससे कि लोगों को अधिक से अधिक सुविधाएं दे सके। इसके अलावा उसने कुछ नए शहरों को भी बसाया। उस वक्त दिल्ली में ऐसे करीब 1200 बाग थे, जिसमें कई तरह के फल पैदा किए जाते थे। उसने लोगों को शिक्षा देने के लिए कई सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी ओपन किए। वह एक टॉलरेंट रूलर था, यानी कि वह सभी धर्मों को सम्मान देता था। वह चाहता था कि समाज के सभी लोग प्रोग्रेस करें। यानी एक अच्छे शासक के रूप में उसने अपने साम्राज्य या साम्राज्य के लोगों के लिए काफ़ी भलाई के काम किए। फिरोज शाह की डेथ के बाद जो उसका एम्पायर था फिर से बिखर गया और कई सारे वहाँ पर रिवेलियंस हुए, जिसके चलते उसकी कई सारी टेरिटरीज पे जो लोग रूल कर रहे थे वो फ्री हो गए और उन्होंने खुद को वहाँ का इंडिपेंडेंट रूलर अनाउंस कर दिया। उसके उत्तराधिकारी नॉबल्स को और स्लेव्स को कंट्रोल करने में फेल रहे। उसकी आर्मी बहुत वीक हो गई और क्या हुआ कि स्लोली स्लोली यानी धीरे धीरे वो सल्तनत पतन की ओर बढ़ने लगी। Timur's invasion. Timur was a Mongol. He was the ruler of Samarkand in Central Asia. Timur was on the lookout to attack Delhi. In 1398, he got an opportunity to fulfill his desire. Like a hurricane, he stormed and destroyed everything that came in his way. He ruthlessly massacred people. With the loot he collected, he beautified his capital Samarkand with beautiful buildings, पैलेसेस एंड मॉस्क। बच्चों, तिमूर जो था एक मंगोल इन्वेडर था, एक लुटेरा था, जो ताक में था कि उसे अगर मौका मिल जाए तो वह दिल्ली पर अपनी हुकूमत साबित कर ले, हासिल कर ले। जब फिरोज शाह तुगलक के बाद दिल्ली में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हुई तो उसे मौका मिल गया और वह एक तूफान की तरह दिल्ली पर अटैक करने पहुंच गया और उसके रास्ते में जो भी आया उसने उसे हटा दिया। उसने हजारों लोगों को मारा और इस तबाही के बाद वह दिल्ली को छोड़कर चल बसा। कहा जाता है कि जब वह दिल्ली को छोड़कर गया तो उस वक्त वह काफी डीपॉपुलेटेड हो गई थी। इट मीन्स वहां पर लोग काफी कम रह गए थे और जो भी उसने कुछ दिल्ली से लूटा, वो जो लूट थी उसे ले जाकर उसने अपनी कैपिटल समरकंद को ब्यूटीफाई करने में स्पेंड किया और वहां पर उसने कई सारे मॉस्क, पैलेसेस और बिल्डिंग्स बनाई। और इस बार यहाँ से सत्ता तुगलक से मंगोल शासक तिमूर के हाथ में आ गई। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने जाना तुगलक वंश के बारे में, उनके शासक और उनकी पॉलिसी के बारे में। अगली वीडियो में मैं दिल्ली सुल्तान का बचा हुआ पार्ट उसके बारे में बताऊंगा। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे एट होम।